गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरिम बजट स्पीच में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि 25 करोड़ इंडियंस जो हैं उनको पॉवर्टी से पिछले 10 साल में निकाला जा चुका है। तो ये नंबर कैसे जो है उन्होंने दिए हैं, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006 पेपर में नीति आयोग जो है उन्होंने रिलीज़ किया इस पेपर को। और इसमें कहा गया है कि 29.17% जो पॉवर्टी रेट था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का 2013-14 में, उसको हम 11.28% पर ले आए हैं। और 24.82 करोड़ जो है लोग वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से एग्जिट कर चुके हैं पिछले 10 साल में। ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? एक पर्सन जो है वो सिर्फ पैसे की वजह से ही पुअर नहीं होता है। मतलब उसके पास और भी बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से वो पुअर होता है। मतलब कि हेल्थ हो गया, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, एजुकेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मेजर करना भी इम्पॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल तरीके से पॉवर्टी को मेजर करना। तो एजुकेशन, एक्सेस टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम के अलावा ऑफ कोर्स ये सब भी जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। तो अगर हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, आई एम सॉरी, जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव निकालता है यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट और रिपोर्ट ऑफिस के साथ मिलकर, उसमें जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 0 to 1 में मेजर की जाती है। जितना हायर नंबर होगा 0 से लेके 1 के बीच में, उतना ही ज़्यादा मतलब पॉवर्टी है। ठीक है। 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करता है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया उन 25 कंट्रीज़ में से है जिन्होंने अपनी ग्लोबल एमपीआई वैल्यूज़ को हाफ कर लिया है पिछले 15 साल के अंदर। 2023 का जो ग्लोबल एमपीआई डेटा है उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया ने 415 मिलियन पीपल जो है पिछले 15 साल में जो है उनको पॉवर्टी से निकाला है। मतलब 41 करोड़ के आसपास लोगों को पॉवर्टी से निकाल दिया है। अगर हम देखें तो नीति आयोग ने भी 2021 में अपना पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला, जो ग्लोबल एमपीआई के अलावा इंडियन एमपीआई में मैटरनल हेल्थ का डेटा भी यूज़ किया जाता है और बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंसेंटिवाइजिंग आर एंड डी इन द प्राइवेट सेक्टर। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर एंड डी को प्राइवेट सेक्टर में इंसेंटिवाइज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फाइनेंशियल कॉर्पस अनाउंस किया है 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसका यूज़ करते हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नेपफेड हो गया, एनआईआईएफ हो गया या सिडबी हो गया, इनको जो है वो हेल्प दिया जाएगा ताकि ये आगे स्टार्टअप्स को या फिर प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग का सपोर्ट दे सके। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि 50 साल के लॉन्ग ड्यूरेशन लोन्स ज़ीरो इंटरेस्ट पर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिए जाएं, इन तीनों को, ताकि ये आगे जाकर फॉर प्रॉफिट कमर्शियल वेंचर्स को न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए फंडिंग दे सके। गवर्नमेंट का एक ये भी एम है कि एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाए वेंचर्स के लिए, ताकि कटिंग एज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी जो है वो टेक ऑफ हो सके। 1 लाख करोड़ की जो है वो अमाउंट को स्प्रेड आउट किया जा रहा है ओवर द ईयर्स, ताकि कई तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। तो इंटरिम बजट में अनाउंसमेंट हुई है लो कॉस्ट या ज़ीरो इंटरेस्ट लोन्स की, 50 साल तक जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, 50 साल के पीरियड के लिए। ठीक है। तो अप टू, और इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है ताकि वो अपने रिसर्च और इनोवेशन कर सके सनराइज डोमेन्स में, मतलब जो इनका आगे फ्यूचर में बहुत स्कोप है। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है हम चाहते हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ में। तो नेपफिड क्या है इसमें? नेपफिड एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसको 2021 में बनाया गया है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। ऐसे ही एनआईआईएफ है, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड क्वाजी सोवरन वेल्थ फंड है, जिसको 2015 में बनाया गया था और इसको सेबी के साथ साथ रजिस्टर भी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैनो डीएपी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इंटरिम बजट में कि हम नैनो जो है डैप, उसको जो है एक्सपेंड करेंगे। जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्रॉप्स में हम कर सकते हैं उसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। तो नैनो डैप है क्या? यूनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट है जिसमें कि नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं डायमोनियम फॉस्फेट के। तो ये
सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, जिसमें कि 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस जो है बाय वॉल्यूम यूज़ की जाती है, और इसका पार्टिकल साइज़ जो है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है। तो एडवांटेजेस तो इसके समझ आ ही रहे होंगे आपको कि हाई क्रॉप यील्ड देगा, क्वालिटी फूड इससे प्रोड्यूस होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र की यूसेज कम होगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ता है फार्मर को, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है ये, और इससे हमारा जो है फर्टिलाइज़र का जो इम्पोर्ट बर्डन है वो भी कम होगा। तो डैप क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइज़र है इंडिया में आफ्टर यूरिया, और ये फॉस्फोरस से हाई होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी केयर्स पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक वेब पोर्टल अनाउंस की है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नाम है सी केयर्स। तो सी केयर्स पोर्टल जो है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डेवलप और डिज़ाइन की गई है। ये सी एम पी एफ सब्सक्राइबर्स और कोल कंपनीज़ को लॉगिन और कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो हेल्प करेगी, और ऑनलाइन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, पेमेंट जो है वो ये सब करने में हेल्प करेगी, पेपरलेस वर्किंग कर देगी। ठीक है, पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म है सी एम पी एफ सब्सक्राइबर्स के लिए। तो सी एम पी एफ क्या है? ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर, और ये प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम्स जो हैं कोल सेक्टर वर्कर्स के लिए, उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जो जा रही है, उसको जो है वो इनाग्रेट किया है। थीम इस कॉन्फ्रेंस का है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। तो कॉन्फ्रेंस में जो है अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर्स जो है कॉमनवेल्थ नेशंस के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या है? 1926 की इंपीरियल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में जो हुई थी और डोमिनियंस में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तब जो है डिसाइड किया गया कि एक कम्युनिटी बनेगी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, या फिर जिसको कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है सिर्फ। कॉमनवेल्थ एक वॉलंटरी एसोसिएशन है 56 इंडिपेंडेंट और इक्वल कंट्रीज़ का। गैबॉन और टोगो 2022 में उन्होंने उसको ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ को। लंदन डिक्लेरेशन से इसको 1949 में बनाया गया या फिर रिवैम्प किया गया, और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी वो ही इसका पार्ट है, कोई भी कंट्री इसको ज्वाइन कर सकती है मॉडर्न कॉमनवेल्थ को। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन जो है वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन जो है कॉमनवेल्थ में फॉस्टर और प्रमोट करने के लिए बनाई गई है 1971 में। ठीक है, तो इसका गोल ये है कि लीगल एजुकेशन को सोशली रेलेवेंट और प्रोफेशनली यूज़फुल बनाया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिग्नस X1। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोसैट जो इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है, उसने डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ मेजरिंग एक्सरे पोलराइजेशन सिग्नस X1 ब्लैक होल सिस्टम का वो अकम्प्लिश कर लिया है। तो सिग्नस X1 इसको 4 डेकेड्स पहले डिस्कवर किया गया। वन ऑफ द फर्स्ट कन्फर्म्ड ब्लैक होल सिस्टम्स है हमारी गैलेक्सी का। 20 टाइम्स हैवियर है हमारे सन से, और ये 400 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पर है जितना अर्थ और सन का डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्सरे पोलराइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? जो नॉर्मल एक्सरे मेजरमेंट्स होती है वो सिर्फ एनर्जी और इंटेंसिटी ही मेजर करती है रेडिएशंस की, लेकिन पोलराइजेशन से हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्योमेट्री और बाकी की प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं ब्लैक होल की, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रीडिंग डाउन द क्लॉज। पॉलिटी या गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि अगर एक प्लेन रीडिंग एक क्लॉज से हमको उस पर्पस ऑफ द लॉ के बारे में पता लग जाता है, तो हम रीडिंग डाउन द क्लॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रीडिंग डाउन द क्लॉज का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा लॉ, चलो एग्जांपल से समझते हैं कि एक लॉ निकाला गया कि रात को 10 बजे के बाद जाना जो है वो प्रोहिबिटेड है। अब ये लॉ जो है वो एक्चुअली दंगे वगैरह रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन ये लॉ में जो लाइन लिखी गई है कि 10 बजे के बाद जाना जो है वो बाहर प्रोहिबिटेड है, तो इसमें तो आप किसी को भी आप रोक दोगे, है ना, क्योंकि इसका आप मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स जब रीडिंग डाउन की जाएगी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट द्वारा, तो उसमें मेंशन कर देंगे कि पूरे लॉ को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बजाय उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है वो चेंज कर देंगे रीड डाउन करके, कि जो 10 बजे के बाद आप अनलॉफुल असेंबली या फिर राइट करने के लिए या फिर
जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, या इतने ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब कुछ डेफिनेटिव, ताकि एम्बिगुअस स्टेटमेंट ना रहे, उसका मिसयूज़ ना किया जाए, इसलिए जो है उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है रीड डाउन कर दिया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एक्सरसाइज वायु शक्ति 24, ये 2024। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाली है 17 फरवरी को, पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज में, जैसलमेर के पास। तो इसमें वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी। ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ शो की जाएंगी आईएएफ की, और इसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट करेगी। जो इसमें तरंग शक्ति है उसमें फ्रेंडली एयर फोर्सेस भी जो है यूएस, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की, वो भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक जो है बिल अप्रूव भी कर दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए, लेकिन फिर भी साइंटिफिक एडवांसमेंट को बूस्ट करने के लिए कंट्री में 8 मंथ्स हो चुके हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक उसकी एलोकेशन जो है इंस्टीट्यूशन की या प्रोग्रेस क्या हुई है उसको इंटरिम बजट में अभी तक नहीं बताया है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एपेक्स बॉडी है, हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को कंट्री में। इसकी जो रिकमेंडेशन, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके रिकमेंडेशंस पर इसको सेटअप किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं बोर्ड के। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक और एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। एनआरएफ की फंक्शनिंग कैसे चलती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, जिसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड करते हैं। तो इसका फंक्शन ये है कि कोलैबोरेशंस करना इंडस्ट्री, एकेडमी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है तैयार करके देना, ताकि जो है R&D जो है वो की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, घर पोर्टल। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल जो है वो डेवलप की गई है और लॉन्च की गई है एनसीपीसीआर द्वारा। ये जो है पोर्टल डिजिटली मॉनिटर कर पाएगी रिस्टोरेशन और रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन को एज़ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है। तो कौन से डिजिटली ट्रांसफ़र करना केसेस का, चिल्ड्रन से रिलेटेड केसेस को, रिपैट्रिएशन करना चिल्ड्रन की किसी अदर कंट्री में, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में, डिजिटली मॉनिटर करना प्रोग्रेस ऑफ द केस को, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स जो हैं, जो भी अवेलेबल हैं, वो उसकी लिस्ट प्रोवाइड करना, ये सब जो है वो जो है वो घर पोर्टल पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एनसीपीसीआर क्या है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए काम करता है ऑफ कोर्स। ठीक है। और ये, इसके पास लाइक सिविल कोर्ट की जितनी पावर्स होती हैं, और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा पॉक्सो एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी जो है वो मॉनिटर करता है या इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, IEDSS स्कीम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम जो है उसको ठीक से ना इम्प्लीमेंट करने की वजह से। तो IEDSS जो है वो 2009-2010 के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था, और ये सभी स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको 4 इयर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, आफ्टर कंप्लीटिंग 8 इयर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्कीम लाई गई डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, 9 to 12th क्लास के जो है बच्चे। तो ये कवर करती है चिल्ड्रन को जो सेकेंडरी स्टेज ऑफ गवर्नमेंट में है। आई एम सॉरी, ये स्कीम जो है उन स्टूडेंट्स को कवर करती है जो सेकेंडरी स्टेज ऑफ गवर्नमेंट, लोकल बॉडी या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जो है पढ़ रहे हैं, और उनको कोई 1 या मोर डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो मॉडल इंक्लूसिव स्कूल जो है हर स्टेट में बनाए जा रहे हैं इस स्कीम के अंडर। और कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी होता है स्टेट का या यूटी का। सेंट्रल असिस्टेंस इसमें 100% मिलती है, और अब इस स्कीम को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर जो है वो सबस्यूम कर दिया गया है 2013 से। ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is multidimensional poverty. This topic is important for your social issues. So in her interim budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has said that 25 crore people or Indians have been pulled out of poverty over the past decade. So in a discussion paper, multidimensional poverty in India since 2005-2006, Niti Aayog had made this claim that we have seen a decline of about uh, 24.82 crore people who have escaped poverty in the last 10 years. So what is multidimensional poverty? So of course, people may be suffering from
not just income related poverty, but multiple disadvantages at the same time. For example, they may have poor health or malnutrition, lack of clean water or electricity, poor quality of work, or little schooling. So just focusing on one factor, income, is not enough. We have to capture the true reality of poverty, such as deprivations in education and access to basic infrastructure, in in addition to, of course, income related issues. So, what is Global Multidimensional Poverty Index? It measures acute multidimensional poverty among more than 100 developing countries. So, it is published by Oxford Poverty and Human Development Initiative and UNDP's Human Development Report Office. So, this index ranges from 0 to 1. The higher the value, which means higher the poverty. So, according to 2023 Global MPI, India has already lifted 415 million people out of poverty between the last 15 years, 2005 to 2020 data. So, India is one of the 25 countries which have halved their global MPI values within the last 15 years. Niti Aayog has also started publishing the first this edition this National Multidimensional Poverty Index since 2021, and apart from the global MPI values, India also has two additional indicators, which are maternal health and access to bank accounts. So the next topic is incentivizing R&D in the private sector. This topic is important for your economy and your social issues sections. So to boost and incentivize R&D in the private sector, Finance Minister has announced 1 lakh crore rupees financial corpus, which will be financing the financial institutions including the NABFID, NIIF, and SIDBI. So government is considering long duration loans of up to 50 years with zero interest to the financial institutions, so that they can help the uh, private sector in terms of commercial funding for or for profit ventures who are working in innovative new technology or sunrise domains. So the aim is to get to give an enabling ecosystem for ventures in cutting edge developing technologies. So amount of 1 lakh crore will be spread out over the years for various projects. So in interim budget, this has been announced that interest free loans for up to 50 years will be given, and this will encourage private sector to scale up research and innovation significantly. And what is NABFID? NABFID is a specialized development finance institution in India which is working in country's infrastructure sector. It was set up in 2021 by an act of parliament, and the aim, of course, is to finance the infrastructure development in the country. Similarly, NIIF is a government backed quasi sovereign wealth fund which was set up in 2015 to provide long term capital to country's infrastructure sector. So the next topic is nano DAP. This topic is important for your economy section. So Finance Minister of India has recently said that we will be expanding the nano DAP use to various other crops in all agro-climatic zones. So nano DAP is a unique liquid fertilizer product which contains nanoparticles of diammonium phosphate, and it is a source of nitrogen, and DAP is a DAP is a source of nitrogen and phosphorus. It contains 8% nitrogen and 16% phosphorus by volume. So it has a particle size which is less than 100 nanometer. So of course, use of nano DAP means higher crop yield, quality food, reduction in chemical fertilizer usage, it is environment friendly. It is even more pocket friendly than its conventional counterpart, and it is set to significantly reduce the import burden also. Okay, so what is DAP? DAP is diammonium phosphate, which is the second most commonly used fertilizer in India after urea. It is high in phosphorus, so it stimulates root establishment and development, without which plants cannot grow to their normal size. So the next topic is Sea Cares portal. This topic is important for your governance section. So Union Ministry of Coal has recently launched the web portal for Coal Mines Provident Fund organization, and this portal is called Sea Cares, which is designed and developed by CDAC, and it will allow CMPF subscribers and coal companies to log in and perform various functions, so that it will ensure paperless working.
Claims will be settled online, and payment could be made through the portal. So it's a public service platform which is intended to benefit the subscribers of CMPF. CMPF is an autonomous organization for under the Ministry of Coal, and it is meant for providing social security to the coal sector workers through provident fund and pension schemes. So the next topic is Commonwealth Attorneys and Solicitor General Conference. This topic is important for your international relations. So PM Modi has inaugurated the Commonwealth Legal Education Association-led Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference 2024. And the theme of this conference is cross-border challenges in justice delivery. The conference has witnessed participation of attorney generals and solicitors from the Commonwealth nations. And what is Commonwealth? Commonwealth started in 1926 Imperial Conference of Britain and the Dominions, when they agreed that they were all equal members of a community within the British Empire. But later on, after India's independence, it became a voluntary association of 56 independent and equal countries. Of course, the latest one to join are Gabon and Togo. It was established by the London Declaration of 1949, and today any country, not just those who are who are part of the British Empire, but any country can join the modern Commonwealth. What is Commonwealth Legal Education Association? It it fosters and promotes high standards of legal education in the Commonwealth. It was founded in 1971, and it's a Commonwealth-wide body with regional chapters and committees. The goal of the association is to make legal education socially relevant and professionally useful. So the next topic is Cygnus X1. This topic is important for your science and tech section. So AstroSat, which is first dedicated multi-wavelength astronomy mission of India, has accomplished the difficult task of measuring the X-ray polarization of Cygnus X1 black hole system, which was discovered 4 decades ago. It is one of the first confirmed black hole systems of our galaxy. It is 20 times heavier than the Sun. It is located at a distance which is about 400 times more than the distance between Earth and Sun. So what is the significance of X-ray polarization? The normal X-ray measurements reveal only the energy and intensity of the radiations, but polarization tells us about the orientation of the electric field, geometry, and properties of the black hole. So the next topic is reading down the clause. This topic is important for your uh, polity and your uh, governance section. So Supreme Court has recently observed that if a plain reading of a clause fulfills the object and purpose of the statute, then the rule of reading down the clause would not be applicable. Okay, so what is the meaning of reading down the clause? So instead of making the entire law constitutionally invalid, the courts generally what they do is they read down a clause if it is the root cause of the that particular law being unconstitutional, then they read it down and they modify it to keep the law in place. Okay, like I was giving an example earlier, that so let's suppose that a law is introduced by the government in which it is said that after 10 p.m. nobody can step outside of their home. So of course this would be in violation of the constitutional principles of freedom of assembly and freedom of movement. So what the code would do is that it would remove the ambiguity by reading down that particular clause of and it would introduce more clarity by saying that uh, moving out of your home after 10 p.m. to protest or uh, uh, to unlawfully gather and damage public property or anything like that, uh, it would be introduced so as to make the law or that provision more clear. Okay, and to make it in consonance with our constitutional principles and safeguards. So the next topic is exercise Vayu Shakti 24. This topic is important for your security section. So Indian Air Force will be conducting the exercise Vayu Shakti on 17th February 2024 at Pokhran Air to Ground Range near Jaisalmer. So exercise Vayu Shakti is an offensive and will showcase India's offensive and defensive capabilities. It will also have Gagan Shakti and Tarang Shakti. It will be joint operations with Indian Army. In Tarang Shakti exercise, which it will be a multinational exercise, it will see participation from friendly air forces like the US, Germany, France, and Australia.
So the next topic is National Research Foundation. This topic is important for your science and tech section. So despite a bill that has set up the National Research Foundation, Union government was silent on allocation of or the institution or progress made so far for NRF in the interim budget. So NRF is an apex body which is meant to provide high-level strategic direction or scientific research in the country, and it was made on the recommendations of National Education Policy. Its nodal agency is, of course, the Department of Science and Technology, but its governing body is headed by the Prime Minister. The Union Minister of Science and Technology and Minister of Education are the ex officio vice presidents of this governing body. And NRF's functioning is governed by an executive council chaired by the principal scientific advisor to the government of India. The aim of NRF is to forge collaborations among the industry, academia, and government departments, and it also focuses on creating a public policy framework. So the next topic is Ghar portal. This topic is important for your social issues. So Ghar, Go Home and Reunite portal has been developed and launched by NCPCR to digitally monitor and track the restoration and repatriation of children as per the Juvenile Justice Act provisions. The aim is to digitally track and monitor the children who are being repatriated to another country, state, or district, and to digitally transfer the cases of children, digitally monitor the progress of the case, and also to list all the government implemented schemes on this particular platform. So what is NCPCR? It functions as the nodal body for the protection and promotion of child rights. It has all the powers of a civil court. Apart from Juvenile Justice Act provisions, it also monitors the POXO Act and Right to Education Act provisions. So the next topic is IEDSS scheme. This topic is important for your social issues. So Karnataka government has recently suspended 5 officers for dereliction of duty in the implementation of inclusive education for disabled at secondary stage scheme. So this scheme was launched in 2009 and 2010 period to enable all students with disabilities to pursue 4 years of secondary education in an inclusive and enabling environment after completing their 8 years of elementary schooling. So it provides assistance for inclusive education of disabled children in classes 9 to 12. It covers all children studying at the secondary stage in government, local body, and government aided schools with one or more disabilities. Okay, so the aim of the scheme is to set up model inclusive schools in every state, and the school education department of that state or union territory serves as the implementing agency of the scheme. The central assistance is 100%, and the scheme has already been subsumed under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan since 2013. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.